ट्रांसमिशन लाइन का, उसके बारे में हम जानेंगे यहाँ पे। तो हमें कभी भी अगर हम बात करें यहाँ पे एक पावर सिस्टम की, तो पावर सिस्टम में मेन कंसर्न क्या होता है? मेन कंसर्न क्या होता है हमारा? अगर हम पावर सिस्टम की बात कर रहे हैं या पावर ट्रांसमिशन की बात कर रहे हैं, तो मेन कंसर्न क्या होता है? मेन कंसर्न हमारा ये होता है कि क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रिक एनर्जी हम ट्रांसमिट कर रहे हैं, ट्रांसमिट इलेक्ट्रिक एनर्जी। ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रिक एनर्जी तो ट्रांसमिट करा रहे हैं किस पे? एट लो कॉस्ट, कॉस्ट कम होना चाहिए। एट हायर एफिशिएंसी, एफिशिएंसी हाई होना चाहिए। क्लियर? ठीक है। एंड ऑब्वियस सी बात है, थर्ड वन इज द एड, मतलब हाई रिलायबिलिटी भी होनी चाहिए सिस्टम की। अब कोई सिस्टम हम डिजाइन कर रहे हैं तो हमें ये चीज अश्योर करना होता है कि सिस्टम हमारा कितना रिलायबल। क्लियर? तो मेन कंसर्न हमारा यही होना चाहिए कि किसी भी इलेक्ट्रिक एनर्जी को अगर हमें ट्रांसमिट कराना है तो ये चीजें होनी चाहिए। तो इसके लिए दो तरह के कंसिडरेशन होते हैं। ठीक है, हम दो तरह से कंसिडरेशन इसको कर सकते हैं ट्रांसमिशन की, अगर हम बात करें। एक आपका इलेक्ट्रिकल कंसिडरेशन कि इलेक्ट्रिकली क्या क्या चीजें होनी चाहिए, एंड सेकेंड वन इज द मैकेनिकल कंसिडरेशन, जो आपको हर चीजें दिखती हैं लाइव। इलेक्ट्रिकली तो वो चीज नहीं दिखती, आप बस इंस्ट्रूमेंट पे मेजर कर सकते हैं। ठीक है। मैकेनिकल कंसिडरेशन दो चीजें हैं। इलेक्ट्रिकल कंसिडरेशन में मेजर चीजें आप कवर कर चुके हैं। मेजर चीजें कवर करने का मतलब क्या हो गया? आपने चॉइस ऑफ वोल्टेज पढ़ लिया है। क्लियर? कैसे हमें वोल्टेज को, वोल्टेज का चॉइस कैसे करना है इकोनॉमिकली, कैसे वो फिजिबल और केल्विन लॉ के अकॉर्डिंग आपने सब कुछ कर लिया था। साइज ऑफ कंडक्टर क्या रखना है, कैसे रखना है, इलेक्ट्रिकली की बात कर रहा हूँ मैं, तभी तो आप ग्रेडियंट के बारे में बात करते हैं। क्लियर? साइज ऑफ कंडक्टर की बात करते हैं, उसके अलावा क्या बात करते हैं? कंडक्टर के बीच की स्पेसिंग आपको क्या रखनी है, यानी स्पेसिंग ऑफ कंडक्टर के बारे में बात करते हैं इलेक्ट्रिकली। ये सारे क्या है? ये इलेक्ट्रिकल टर्मिनोलॉजी कि आपका जो मतलब एक कोरोना लॉस का लॉजिक हो जाए या फिर करंट डेंसिटी सरफेस पे फ्लो करने का लॉजिक हो जाए, ये सारी लॉजिक ऑलरेडी आप डिस्कस कर चुके हैं, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो टोटल कोरोना लॉस कितना हो रहा है, यानी कैलकुलेशन ऑफ कोरोना लॉस की बात करें तो ये ऑलरेडी अभी हमने कैलकुलेट किया। कैलकुलेशन ऑफ कोरोना लॉस कह लो। जब कोरोना लॉस हम कैलकुलेट करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, रेडियो इंटरफेरेंस की भी बात होती है। रेडियो इंटरफेरेंस ये भी हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि रेडियो इंटरफेरेंस क्या होता है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो आपके इस सब्जेक्ट के सिलेबस में है, यानी पावर सिस्टम वन में है, वो है आपका इंसुलेशन कोऑर्डिनेशन। इंसुलेशन कोऑर्डिनेशन, इंसुलेशन कोऑर्डिनेशन का बात करें तो इसका मतलब ये होता है कि आपने, ठीक है, आपने नंबर ऑफ, मतलब जो आपने नंबर ऑफ इंसुलेटर्स क्या लिए हुए हैं, टाइप ऑफ इंसुलेटर्स क्या है, कंडक्टर वोल्टेज। क्लियर? जो भी रेटेड वोल्टेज होगा उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ इंसुलेटर्स क्या है, टाइप्स ऑफ इंसुलेटर्स क्या है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे जब हम इंसुलेटर का सेगमेंट पढ़ेंगे। क्लियर? ठीक है। तो अभी फिलहाल इसी यूनिट में ये भी है। तो ये चीजें हमने कवर कर ली है, बस ये इंसुलेटर का जो पार्ट है ये हमें कवर करना है। इसके अलावा जब आप पावर सिस्टम टू पढ़ेंगे तो वहां पे आपको बताया जाएगा कि स्टेबिलिटी क्या होती है। क्लियर? स्टेबिलिटी से रिलेटेड चीजें वहां पे आप डिस्कस करेंगे, स्टेबिलिटी के बारे में जानेंगे। ठीक है। उसके अलावा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होता है, ये तो थोड़ा बहुत हमने भी कवर किया हुआ है। ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट क्या होता है, जो हमने अभी इंडक्टेंस कैलकुलेट करने में और कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने में हमने देखा था। इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट ये ऑलरेडी हमने देखा था यहाँ पे, लेकिन वहां भी थोड़ा बहुत आप पढ़ेंगे। ठीक है। ये इफेक्ट्स क्या होते हैं, इसकी वजह से क्या क्या चेंजेस आते हैं किसी भी कंडक्टर्स में। इसके अलावा आप पढ़ेंगे प्रोटेक्टिव सिस्टम, जो पावर सिस्टम टू में ही पढ़ेंगे कि आप जो प्रोटेक्टिव सिस्टम रिले और सर्किट ब्रेकर का जो कॉम्बिनेशन होता है वो क्या यूज कर रहे हैं, कैसे यूज करें, ये सारी चीज। तो ये सारे क्या होते हैं? इलेक्ट्रिकल कंसिडरेशन होते हैं। क्लियर? ठीक है। अगर हम मैकेनिकल टर्म में बात करें तो मैकेनिकल टर्म में क्या होता है कि आपने क्या देखा मैकेनिकल टर्म में? दो टावर के बीच में कंडक्टर आपको लटका हुआ दिखता है। क्यों? हेलो? हेलो?
यस सर। यही देखा ना, मैकेनिकल कंसीडरेशन की बात करें तो आपने क्या देखा कि दो टावर के बीच में आपके कंडक्टर सस्पेंडेड होते हैं, मतलब सपोर्टेड होते हैं। तो कंडक्टर कंडक्टर सपोर्टेड ऑन टावर, क्लियर। तो जब सपोर्टेड ऑन टावर्स हैं तो क्या क्या चीजें कंसीडर करेंगे हम इसके लिए। जब सपोर्टेड ऑन टावर्स हैं तो एक कैटेनरी कर्व वो दिखाते ही दिखाते हैं, मतलब उनका जो शेप होता है, जैसे बाउल होता है ना, बाउल कटोरा, तो ये बाउल का जो नीचे का शेप होता है इसको हम बोलते हैं कैटेनरी। ये आपने सुन रखा है। मान लो कोई बाउल है या कढ़ाई आप ले लो, ठीक है, तो ये कैटेनरी कर्व फॉलो कर रहा है। तो आपका जो कंडक्टर होता है, मान लो दो टावर ये है, तो दो टावर के बीच का जो कंडक्टर होता है उसका शेप क्या होता है, कैटेनरी शेप होता है, क्लियर। तो जो सपोर्ट आपको मिल रहा है वो क्या है, कैटेनरी शेप है। अब ये जो मैकेनिकल डिजाइनिंग आप करते हैं तो जो ये फॉर्मेशन हो रहा है कैटेनरी शेप का, क्लियर, तो इसकी वजह से क्या क्या चीजें आप कंसीडर करते हुए चलेंगे, यही आपका मैकेनिकल कंसीडरेशन होता है। तो क्या क्या चीजें कंसीडर करते हुए चलेंगे, अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो क्या करेंगे, लाइन का रूट, मतलब सिलेक्शन ऑफ लाइन रूट। ऑब्वियस सी बात है कि हमें सिलेक्शन ऑफ लाइन रूट क्यों देखना पड़ता है। जैसे यहाँ पे ही अगर मैं बात करूं कि एबीएस के कैंपस से होके के लाइन गई थी जो अभी हट गई, बहुत दिनों के बाद हट रही है, तो हमें लाइन के रूट का सिलेक्शन भी करना होता है कि बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके से वो चीजें होके ना गुजरे, सेपरेट हो। ऐसा भी ना हो कि बहुत कंजेस्टेड पार्ट से होके गुजरे, या वहां पे बहुत ज्यादा घर हो। ये चीजें नहीं करते हैं, इसीलिए तब कभी देखा होगा तुमने हाई वोल्टेज जो ट्रांसमिटर सिस्टम होता है खेतों के बीच से होके या फिर समुद्र के बीच से होके गुजरता है या सड़कों के बीच से होके गुजरता है, क्लियर, घरों के ऊपर से नहीं गुजरता। तो सिलेक्शन ऑफ लाइन रूट हो जाता है। इसके अलावा जो आपके टाइप्स ऑफ टावर्स हैं, टाइप्स ऑफ टावर्स, कितने तरह के टावर्स देखा है तुम लोगों ने, कोई बता सकता है अपने मतलब होम टाउन से लेके यहाँ तक। हेलो, एनीवन, मौर्य, मौर्य, यशन मौर्य, क्या मेरी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, सर आ रही है। आ रही है, ठीक है बेटा, बस ये बताओ मेरे को, कोई भी बताओ कि टाइप्स ऑफ टावर्स मतलब कितने तरह के टावर्स आपने देखे हैं। टावर्स का मतलब जिससे कंडक्टर होके गुजरता है, किसी को आइडिया नहीं है। चलिए, सर देखे हैं। वुडन टावर देखा है किसी ने, घर में लकड़ी के खंभे होते हैं उससे कंडक्टर्स पास करते हैं। ये हेलो, सर पहले होते थे, अब तो कंक्रीट के होते हैं। हाँ, इसके अलावा क्या, नहीं अभी भी कई सारे गांव ऐसे हैं जहाँ पे वुडन टावर हैं। इसके अलावा कंक्रीट टावर होम टाउन में देखे हैं, वो तो देखे यस ही सर। होंगे ना, ऑब्वियस सी बात है, देखा होगा आपने, जो घर के आसपास भी टावर आते हैं वो क्या होते हैं, कंक्रीट टावर हैं। इसके अलावा स्टील टावर होते हैं, क्लियर, और इसके बाद सबसे ऊपर एल्यूमिनियम टावर्स भी आते हैं। जो हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन में यूज होते हैं वो मेटल टावर ही यूज होते हैं, ठीक है। तो इतने तरह के टावर्स आपके यूज होते हैं एक पावर सिस्टम में, यानी एक पूरे पूरे पावर सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो, क्लियर। तो टावर कितने तरह के होते हैं मेरे ख्याल से, मतलब टावर का मतलब ये होगा पोल्स, जो आप जनरल लैंग्वेज में बात करें तो पोल, वुडन पोल देखा होगा आपने, कंक्रीट का पोल देखा होगा, जो पोल ही कहते हैं ना घर में, गांव वगैरह में, या फिर आपने जहां भी देखा होगा क्या बोलते हैं, ये पोल्स है, क्लियर। तो वुडन पोल्स हो गया या फिर कंक्रीट के पोल्स हो गए, ठीक है। ये चीजें आपने देखी ही होगी, लेकिन फिर भी बोला नहीं जाता आप लोगों से, ठीक है। स्टील का पोल्स हो गया, एल्यूमिनियम का पोल्स हो गया, ठीक है। सर कहीं कहीं आयरन का भी होता है। हाँ, कास्ट आयरन का भी होता है, ठीक है। मेटल, अगर हम हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन में आते हैं तो ऑब्वियसली बात है, हमें साइज के हिसाब से ये भी तो ध्यान रखना है कि पैसा भी ज्यादा न लगे,
ठीक है, ये तो जनरली है, मतलब लो लेवल पे अगर जाते हैं तो उस कंडीशन में ये सारे फोर्स यूज होते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया स्ट्रक्चर। तो टाइप्स ऑफ टावर इतने तरह के हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर। यानी कि सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है, ये सपोर्टिंग स्ट्रक्चर ही तो है जो कंडक्टर को कैरी कर रहा है। तो इतने तरह के आपके सपोर्टिंग स्ट्रक्चर हो सकते हैं। क्लियर। इसके अलावा देखो यहाँ पे मैं सिंपली बात कर रहा हूँ। यहाँ पे जैसे मैंने मान लो दो सपोर्ट बना दिया, ये दो सपोर्ट ले लिया, ये मेरा ग्राउंड है। क्लियर। और सपोर्ट के बीच में मैंने कंडक्टर ले लिया, ये मेरा कंडक्टर। ठीक है। तो कंडक्टर्स में हमें क्या ध्यान रखना है कि ग्राउंड से क्लियरेंस कैसा है, इसी को हम क्लियरेंस बोलते हैं। ये ग्राउंड से क्लियरेंस है। क्लियर। ग्राउंड से मेरा क्लियरेंस क्या होगा। क्लियर। तो मैकेनिकल कंसीडरेशन में ये भी चीज आता है कि ग्राउंड एंड कंडक्टर का जो क्लियरेंस है वो प्रॉपर होना चाहिए। ऐसा भी ना हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ज्यादा हो जाए कि कंडक्टर और ग्राउंड के बीच में क्या हो जाए, शॉर्ट सर्किटिंग हो जाए और सीधे सीधे वो ग्राउंड के कांटेक्ट में आ जाए। अदरवाइज तो ग्राउंडिंग के लिए जो मीडियम है वो क्या है, ये टावर मीडियम है ना। ये जो टावर है वो कंडक्टर और ग्राउंड के बीच का मीडियम। क्लियर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर क्लियरेंस इन बिटवीन ग्राउंड एंड कंडक्टर होना चाहिए। क्लियर। ग्राउंड और कंडक्टर के बीच में प्रॉपर क्लियरेंस होना चाहिए। यहाँ पे मैंने मिनिमम पॉइंट से इसलिए क्लियरेंस लिया क्योंकि जितना ऊपर जाएंगे क्लियरेंस और अच्छा ही होता जाएगा। तो मिनिमम पॉइंट से ही हम क्लियरेंस कंसीडर करते हैं। क्लियर। इसके अलावा आपकी जो टावर की स्पेसिंग है वो क्या होनी चाहिए। ये सर स्पैन पे भी डिपेंड करता है। टावर की स्पेसिंग, टावर स्पेसिंग, टावर स्पेसिंग का मतलब ये हो गया कि जो स्पैन है, स्पैन लेंथ जिसको हम बोलते हैं, वो चीज क्या होनी चाहिए। यानी ये जो है इसको हम स्पैन लेंथ बोलते हैं, ये एल है। यानी दो टावर के बीच का डिस्टेंस क्या होगा उस पर भी डिपेंड करता है। तो टावर स्पेसिंग को ही हम स्पैन लेंथ कहते हैं। क्लियर। ऑब्वियस सी बात है कि अगर इसको जितना दूर करोगे उतना ही क्लियरेंस अच्छा होगा। जितना पास होगा क्या होता जाएगा, ये और नीचे की तरफ लटकता जाएगा। जब लटकता जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है क्लियरेंस कम होते जाना है। तो क्लियरेंस कम होना एक मतलब डेंजरस टास्क है। क्लियर। तो टावर की स्पेसिंग भी मायने रखती है। क्लियर। इसके अलावा आप क्या उस पर मैकेनिकल लोडिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। मैकेनिकल लोडिंग मतलब वेट की और भी चीजों की, मतलब आइस की। अगर हम बैड वेदर कंडीशन में आते हैं तो आइस की कोटिंग जो हो जाती है बर्फबारी की वजह से या फिर विंड की वजह से जो प्रेशर आता है, मैकेनिकल लोडिंग का भी यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट आ जाता है। क्लियर। तो ये सारी चीजें हैं जो मैकेनिकली हम कंसीडर करते हैं। क्लियर। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा कि मैकेनिकली क्या चीजें हम कंसीडर करते हैं और कैसे करते हैं। ठीक है। अब हम मेन टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कि आपका टॉपिक क्या है। हम जो टॉपिक में पढ़ेंगे वो कैलकुलेशन ऑफ सैग है। ठीक है। अभी हम देखेंगे सैग क्या होता है। तो हम मेन टॉपिक पे आते हैं, कैलकुलेशन ऑफ सैग। क्लियर। ठीक है। तो अगर मैं सैग की बात करूं, यहाँ पे सिंपल एग्जांपल लेके मैं चल रहा हूँ। उसके बाद कैलकुलेट करने के लिए थोड़ा सा मैं मैथमेटिकल अप्रोच लूंगा और वो रेफरेंस पे होता है तो वो थोड़ा सा मैं इजी करने की कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए। उसको बस थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा आप लोग। ठीक है। बुक में बहुत मतलब स्टैंडर्ड बुक में, एक बुक में तो ऐसे ही दिया हुआ है, बाकी सब बुकों में थोड़ा सा बहुत बड़ा डेरिवेशन। ये मेरा दो टावर हो गया मान लो, दो टावर के बीच में मेरा ये कंडक्टर हो गया। क्लियर। ये मेरी कंडक्टर की हाइट हो गई। दो बीस सेकंड। ये मेरी कंडक्टर की हाइट हो गई, ये मैंने मान लिया कैपिटल एच है। क्लियर। ये कंडक्टर का स्पैन लेंथ हो गया, ये मैंने मान लिया स्मॉल है। क्लियर। ये आपका मिनिमम पॉइंट है। क्लियर। यानी इसको हम बोलेंगे क्लियरेंस। ग्राउंड से जो होता है इसको हम स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये टावर का
मैक्सिमम हाइट है जो कि h के बराबर है। क्लियर? तो टावर के जो ऑप्टिमम पॉइंट है, जो टॉप पॉइंट है, वहां से जो ये क्लियरेंस वाला पॉइंट है, यानी जो मिनिमम पॉइंट है, जो लोवेस्ट पॉइंट है, जो ग्राउंड के साथ मिनिमम क्लियरेंस एग्जिस्ट कर रहा है, इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है, इसी को हम बोलते हैं सैग। यही आपका क्या होता है? सैग होता है। क्लियर? तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा कि सैग क्या होता है। इसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सैग डी की वैल्यू है, हमें कैलकुलेट करनी है। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा कि सैग क्या होता है। अगर आप सैग कैलकुलेट कर लेंगे तो एच की वैल्यू क्या होगी? एच की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? डी प्लस सी के बराबर। तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी? एच माइनस डी के बराबर, यानी ग्राउंड से क्लियरेंस भी आपको मिल जाना। क्लियर? तो लोवेस्ट पॉइंट ऑफ वायर जो होता है, या लोवेस्ट पॉइंट ऑफ कंडक्टर जो होता है विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, उसके और जो टावर का मैक्सिमम या ऑप्टिमम पॉइंट होता है, उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है, वही कहलाता है सैग। क्लियर? तो मेरे ख्याल से आपको सैग क्लियर हुआ होगा। आप इसको लैंग्वेज में भी क्लियर हो सकते हैं कि टावर के ऑप्टिमम पॉइंट से या टावर के पॉइंट से मिनिमम ग्राउंड क्लियरेंस पॉइंट, यानी लोवेस्ट पॉइंट ऑफ द कंडक्टर जो है, उसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा? सैग के बराबर होगा। क्लियर? ठीक है। तो मेरे ख्याल से इसको लिखवाने की जरूरत नहीं है, आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। तो हमें इसी चीज को डिराइव करना है। इसको डिराइव करने के लिए थोड़ा सा बस मैं डायरेक्टली मैथमेटिकल अप्रोच लूंगा। बहुत सारी किताबों में अलग अलग डेरिवेशन दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे हम सिंपली मोमेंटम को बैलेंस करके, यानी टॉर्क को बैलेंस करके सीधे सीधे हम डेरिवेशन करेंगे। क्लियर? तो कैलकुलेशन ऑफ सैग स्टार्ट करते हैं, डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं। तो मैं फोकस करूंगा केवल और केवल कंडक्टर पर। क्लियर? ये सारी चीजें तो क्लियर है, आपको पता ही हो गया कि अगर सैग निकाल लिया तो सैग की वैल्यू एच माइनस डी के बराबर हो जानी है। ये तो क्लियर है आपको। मैं केवल और केवल फोकस करूंगा आपका कंडक्टर पे, और वहां से मैं सैग की वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करूंगा। ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, मैं लोवेस्ट पॉइंट को ओरिजिन ले रहा हूँ। ठीक है। ये मैंने ओरिजिन ले लिया। ये मेरा कंडक्टर, इसको मैंने वाई एक्सिस ले लिया, और मेरा एक्स एक्सिस। ठीक है। ये वाई एक्सिस हो गया, और इसको मैंने कंसीडर कर लिया एक्स एक्सिस। ठीक। ये ओरिजिन हो गया ओ। ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये टोटल स्पैन लेंथ एल है, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा? एल बाई टू के बराबर। क्लियर है ये चीज? यानी ये जो पॉइंट मैंने मान लिया, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। मैं अभी कंसीडर कर रहा हूँ बी पे हाफ लेंथ पे। और मेरे मतलब जो लोवेस्ट पॉइंट है, वहां से मैथमेटिकली कैलकुलेट करना ज्यादा आसान है, क्योंकि दोनों सेगमेंट क्या है? इक्वल पार्ट में है। ये भी एल बाई टू है, वो भी एल बाई टू है। तो हम केवल वैल्यू पुट करके आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो, मैं ये कह रहा हूँ कि ओ से बी के बीच का जो डिस्टेंस है, यानी ये डिस्टेंस, ये कितने के बराबर है? स्मॉल एल के बराबर। स्मॉल एल बाई टू के बराबर है, यानी स्पैन लेंथ का जस्ट हाफ है। अब मैं जो कहने जा रहा हूँ उसको ध्यान से समझना। मैं कह रहा हूँ कि एक्स डिस्टेंस पे मैंने कंडक्टर का एक पार्ट लिया डीएक्स। मैंने कंडक्टर का एक पार्ट लिया डीएक्स। क्लियर? तो जब कंडक्टर का मैंने एक पार्ट लिया डीएक्स, मैं डीएक्स पे फोकस कर रहा हूँ, ये आपका डीएक्स पार्ट हो गया। क्लियर? तो डीएक्स पे दो तरह के फोर्स लगेंगे, एक आपका टेंशन भी लगेगा, एक आपका वेट की वजह से जो फोर्स आएगा वो भी आएगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि पॉइंट ओ पे आपका जो फोर्स लग रहा था, वो केवल और केवल टेंशन लग रहा था। क्लियर? लेकिन अगर इस पॉइंट की बात करूं, मैं पॉइंट पी पे, तो मैं प्योर मैकेनिक्स में जा रहा हूँ। मैकेनिक्स सब्जेक्ट आपने पढ़ा था फर्स्ट ईयर में? मैकेनिक्स पढ़ा था फर्स्ट ईयर में कि नहीं? नो सर, हमारे में नहीं था। नहीं था, कोई बात नहीं, इंटरमीडिएट में पढ़ा होगा ना? यस सर। इंटरमीडिएट नहीं पढ़ा था वहां भी? हेलो? यस सर, वहाँ पर था मैकेनिक्स। हाँ ठीक। वेट पर यूनिट लेंथ ऑफ कंडक्टर। क्लियर? तो यहाँ पे W हमने एज्यूम किया है कि वेट पर यूनिट लेंथ जो है कंडक्टर का, वो W है।
ठीक है। तो वहां पे हमने पढ़ा था कि मोमेंट बैलेंस करते हैं हम, मोमेंट बैलेंस करते हैं हम टॉर्क को बैलेंस करके। तो वो कैसे करते हैं यहाँ पे ध्यान देना। ये मैंने एक पॉइंट की है। एक्चुअली ये चीज जो मैं करने जा रहा हूँ इसको मैंने पहले ही अप्रोक्सीमेशन बेसिस पे लेके इसको कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो मैं पहले ही अप्रोक्सीमेशन ले चुका हूँ। जबकि बुक में क्या है कि आपको ये दिया हुआ है, पहले वो डिराइव करवाए उसके बाद लास्ट में वो अप्रोक्सीमेशन लिए हुए। तो मैंने इसको पहले ही अप्रोक्सीमेट कर लिया, उसके बाद मैं इसको कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। ये मेरा टी है, टेंशन। इस पॉइंट पे, ओ पॉइंट पे टेंशन लग रहा है। ठीक है, मैं ओ के रिस्पेक्ट में सब कुछ देख रहा हूँ। पी पॉइंट जो है वो वाई डिस्टेंस पे, ये मैंने मान लिया। और ओ से ये डिस्टेंस आपका एक्स है, ये मैंने एज्यूम कर लिया। क्लियर। तो इस पॉइंट पी पे जो डीएक्स पार्ट है, डीएक्स लेंथ है, इस पे एक फोर्स, जो वेट की वजह से जो फोर्स लगेगा वो लग रहा है डब्ल्यू इंटू डीएक्स के बराबर, यही तो लग रहा है। क्लियर। तो जब हम इसके टॉप को बैलेंस करेंगे तो टी इंटू वाई, जब हम मूवमेंट को बैलेंस करेंगे विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, तो टी इंटू वाई की जो वैल्यू आएगी वो वेट की वजह से, यानी डब्ल्यू इंटू डी एक्स की वजह से, डब्ल्यू इंटू डी एक्स इंटू लेंथ का पॉइंट ओ से अगर हम इस डिस्टेंस को वो करेंगे। देखो परपेंडिकुलर होना चाहिए, देखो यहाँ पे ये टी है, तो टी से परपेंडिकुलर क्या है मेरा, वाई है। टॉर्क के ही होता है ना, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि आर क्रॉस एफ होता है टॉर्क, ये ऑलरेडी पढ़ा होगा। तो फोर्स यहाँ पे क्या है, टॉर्क टी लग रहा है, डिस्टेंस क्या है, वाई है। तो टी इंटू वाई की वैल्यू यानी टॉर्क की वैल्यू। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, डब्ल्यू इंटू डी एक्स ऐसे लग रहा है यहाँ पे। और डिस्टेंस क्या है पॉइंट ओ से, एफ के बराबर है। ये दोनों जो फोर्सेस की वजह से टॉर्क लग रहे हैं एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। और जब हम मूवमेंट आफ्टर बैलेंसिंग मूवमेंट, बैलेंसिंग मूवमेंट विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ओ, पॉइंट ओ के रिस्पेक्ट में हमने मूवमेंट को बैलेंस कर लिया है। ठीक है। तो डी एक्स कर लो और ये टी इंटू डीवाई कर ले, यहाँ पे एक्स डिस्टेंस पे डीवाई डिस्टेंस है। तो हम इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, टी डीवाई। एक मिनट, या फिर तुम सीधे सीधे भी लिख सकते हो उसको, टी इंटू वाई इक्वल टू डब्ल्यू एक्स। ठीक है। इंटू, अच्छा ये चीज तो पढ़ाई होगा आपने कि अगर मान लो ये कंडक्टर है, ठीक है, एक्स लेंथ का अगर कंडक्टर है तो इसका टोटल वेट कितना हो जाएगा, डब्ल्यू इंटू एक्स हो जाएगा। जो इसका सेंटर ऑफ मास होगा वो कहाँ पे होगा, सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा। हेलो, हेलो, बच्चों, यस सर। समझ में आ रहा है ये चीज क्या हो रहा है। कुछ समझ में आ रहा है, नहीं। अरे बताओ ना, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से मैं डिस्कस करूंगा ना, बताओ तो। हेलो, हेलो, यस सुशील। सर। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं फिर से इसको डिस्कस करूंगा, क्योंकि ये चीज समझना जरूरी है। हेलो, नहीं आया सर समझ में। अच्छा चलो ठीक है, एक बार और समझने की कोशिश करो क्या होगा ये। W वेट पर यूनिट लेंथ ऑफ द कंडक्टर है। अगर मैंने लेंथ x लिया है, लेंथ लिया मैंने x मीटर, तो टोटल वेट ऑफ कंडक्टर हो गया आपका W इंटू एक्स। क्लियर। ठीक है। टेंशन जो लग रहा है वो T लग रहा है। ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये आपका कंडक्टर है।
ठीक, जिसका वेट मैंने अज्यूम कर लिया है तो ये डीएस। देखो अगर बात करूं यहाँ पे ना, तो ये वैल्यू जो आएगी वो समथिंग डीएस आएगी, ये आपका डीएक्स होगा और ये आपका डीवाई होगा, ये चीज होना चाहिए। लेकिन अप्रोक्सीमेशन की वजह से हमने यहाँ पे डीएस को सर ऑलमोस्ट डीएक्स के बराबर ले लिया। सर क्लियर? ओरिजिन पे वेट के लिए ले रहे हैं यहाँ पे। डीएस की वैल्यू को हमने डीएक्स के बराबर ले लिया, बस अप्रोक्सीमेशन की वजह से। यही अप्रोक्सीमेशन बहुत सारी स्टैंडर्ड बुक है उसमें सबसे बाद में लिया गया है कि हायर टर्म को नेग्लेक्ट कर दिया गया, और ये अप्रोक्सीमेशन यहाँ पे पहले ही ले लिया गया है कि हमने इसको मान लिया कि डब्ल्यू एक्स क्या हो गया, कंडक्टर का वेट हो गया, इसका मास हो गया डब्ल्यू एक्स। ऑब्वियस सी बात है जो मास होगा वो कहाँ पे आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा। एक कंडक्टर को जब हमने लिया है तो जो मास आएगा यानी सेंटर ऑफ जो मास होगा वो क्या होगा, इन दोनों के बीच ही तो होगा। अगर ये मैंने डिस्टेंस एक्स लिया है ओ पी, अगर ये आपका कंडक्टर का जो मास है वो डब्ल्यू एक्स है, अगर मैं इसका वेट निकालूं तो सेंटर ऑफ मास पे ही तो वेट आता है। तो सेंटर ऑफ मास पे वेट आने का मतलब क्या हो गया, x/2 डिस्टेंस पे आपका जो एक वेट है, अगर मान लो कोई डिस्ट्रीब्यूटेड मास है तो उसका वेट हमेशा सेंटर पे ही आता है। तो x/2 डिस्टेंस पे वो वेट आ रहा है डब्ल्यू एक्स। जब वो वेट डब्ल्यू एक्स आ रहा है x/2 डिस्टेंस पे, तो हम क्या कर रहे हैं कि पहले पॉइंट ओ पे हम टॉर्क निकालना है, फिर पॉइंट टी के करस्पॉन्डिंग टॉर्क निकालना है, उन दोनों को बैलेंस कर देना। तो एट पॉइंट ओ पे अगर हम देख रहे हैं एट पॉइंट ओ पे, तो उस कंडीशन में केवल और केवल टॉर्क टेंशन की वजह से मिल रहा है, वो टी इंटू वाई है। क्लियर? अगर मैं एट पॉइंट पी की बात कर रहा हूं तो वो केवल और केवल वेट की वजह से मिल रहा है, और डब्ल्यू एक्स उसका टोटल वेट है, और ओ पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो क्या है, x/2 के बराबर। और ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर दे रहे हैं। अगर यही मैं डीएक्स और डीवाई सेगमेंट लेके चलता तो टी इंटू डीवाई की वैल्यू जो होती है वो डब्ल्यू एक्स डीएक्स के बराबर आ जाती। क्लियर? अगर मैं डीवाई और डीएक्स लेके चलता तो टी डब्ल्यू वाई की वैल्यू डब्ल्यू एक्स इंटू डीएक्स के बराबर आ जाती। तो मैं ये चीज करने के बजाय सीधे सीधे ये बोल रहा हूँ कि टी इंटू वाई का जो मूवमेंट है वो बैलेंस कंडक्टर का वेट जिसका टोटल वेट डब्ल्यू एक्स है और सेंटर ऑफ मास x/2 डिस्टेंस पे लगेगा, तो इंटू x/2 कर दिया मैंने। तो ये t इंटू वाई की जो वैल्यू आ गई वो